मैं एक आउटसाइडर हूँ, मेरा कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, तो आपके डिसीजन आपको बनाते हैं तो वो बिलीफ आना ज़रूरी है। कास्टिंग डायरेक्टर्स जगह जगह जाके ऑडिशंस और इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। मैं ही दिल्ली में था, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था, मैं जा के लोगों को बोलता था कि अब आपको जो है हर चैनल के लिए पैसे देने पड़ेंगे। काट। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रन सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। आज हम फिल्मी बीट की ऑफिस में हैं और आज हमारे साथ बेहद ही स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है जतिन सारना। आपका बहुत बहुत वेलकम है फिल्मी बीट में। बहुत बहुत शुक्रिया। सो आज हम इनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं और साथ ही ऑफिस का एक टूर भी करने वाले हैं। तो कितने एक्साइटेड हो आप? हाँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इससे पहले मैं न्यूज़ रूम में तो गया हूँ लेकिन इस तरह से ऑफिस के सेटअप में नहीं गया हूँ। ओके, सो एक टूर लेते हुए प्लीज़ आइए। इतने सारे आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, थिएटर्स, आपने इतने सारे प्लेस किए हैं, सो मतलब कुछ डिफरेंस होता है थिएटर एक्टिंग में और कैमरे के सामने एक्टिंग? नहीं, मुझे कभी इतना एहसास नहीं हुआ ऐसा। ऑब्वियसली थिएटर में कट की सुविधा नहीं है, वहाँ पे रीटेक की सुविधा नहीं है जो कि फिल्म्स में है, और एक बार आपने प्रिपरेशन करते हैं आप तो फिर वो पूरा रोल एक साथ निभाना होता है। थिएटर में, प्लेस में जब हम कर रहे हैं, लाइव ऑडियंस है। फिल्म्स में वो सब सुविधा हो जाती है। एक जैसे थिएटर में अगर आपको कोई भी बात कहनी है, चांद दिखाना है अगर, तो आपको कह के बताना है कि चांद बड़ा खूबसूरत है यार आज, तो वो जब आप ये बात बोलेंगे उतनी कन्विक्शन से बोलना है कि ऑडियंस को लगे कि हाँ भाई चांद बहुत खूबसूरत है, जो कि है नहीं वहाँ पे कहीं। सो इमेजिनेशन का एक बड़ा रोल है। जबकि फिल्म में अगर हमें ये बात कहनी हो तो हम तुरंत एक चांद का शॉट लगा सकते हैं, कर सकते हैं, तो वो बहुत डिफरेंस है। बाकी एक्टिंग के लिहाज से मुझे तो कभी ऐसा बहुत एहसास हुआ नहीं कि ऑब्वियसली एक प्रोजेक्शन की ज़रूरत होती है थिएटर में, क्योंकि आवाज़ जो है वो पीछे बैठे ऑडियंस को या बालकनी में बैठे एक ऑडियंस को पहुंचानी होती है, तो वॉइस का प्रोजेक्शन ज़रूर मैटर करता है। कभी कभी जेस्चर भी बड़े बड़े करने पड़ते हैं, बट समहाउ अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो रहा है, फुट माइक्स आ गए हैं, लेपल लग जाता है, तो थिएटर भी थोड़ा सा इवॉल्व हो रहा है। सो अभी रिसेंटली आपने खाकी की है, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है उसके लिए आपको, आपके कैरेक्टर को? क्योंकि बहुत ही, क्या कहना चाहिए, राउडी नहीं, राउडी तो नहीं है वो। एक कमाल की बात यह है कि वो राउडी नहीं है, उसका दोस्त मतलब जो चंदन महातो का किरदार है वो ज़रूर राउडी है। च्यवनप्राश उतना राउडी नहीं है और ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है। मैंने करते वक्त भी ऐसा सोचा नहीं था कि ये इतना लोग इसे पसंद करेंगे, सीरीज़ को भी और कैरेक्टर को भी। एक तो उसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, च्यवनप्राश, इस वजह से शायद लोगों को बड़ा क्वर्की लगता है वो, लेकिन मेरे पिछले कई रोल से वो बहुत डिफरेंट है। अगर पर्टिकुलरली क्राइम या गैंगस्टर रोल्स की बात करूं तो उसमें भी बहुत अलग है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन टच है इस कैरेक्टर में च्यवनप्राश के। जबकि अगर और जो कैरेक्टर्स मैंने पहले करे इस तरह के, वो बहुत ओवर द टॉप है, एग्जैजरेटेड है, गुस्सा, एंगर बहुत है उनमें। ये बहुत ही दिमाग से चलने वाला क्लियर कट आदमी है, इसको पता है कि उसका मुद्दा क्या है, उसे कैसे उसको पाना है। आपका पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर अगर मैं पूछूं तो कौन सा रहा, इसमें आपको करने में बहुत मज़ा आया? मेरा पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर जो था वो था मेरठिया गैंगस्टर फिल्म है, एक ज़ीशान कादरी ने डायरेक्ट की थी, और उस फिल्म में संजय फॉरनर का कैरेक्टर मैंने किया था, जिसके भूरे बाल हैं, आईब्रोज, दाढ़ी, मूंछें सब भूरी, आंखें भी उसकी ना हल्की सी कैट आई है, मतलब उसने बिल्ली आंखें जिसे आप बोलते हैं। तो वो मेरा बहुत फेवरेट कैरेक्टर था, बिकॉज वो मुझे एक ऐसे पॉइंट पे वो फिल्म मिली थी जब बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत थी और बॉम्बे में सर्वाइव करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। मैं बॉम्बे आ चुका था, शिफ्ट हो चुका था और पैसे नहीं थे, और मुझे लग रहा था कि यार कैसे काम होगा। और एक दिन ऐसे ही वर्सोवा बीच पे बैठा हुआ था अपने एक जूनियर के साथ, सडनली मुझे कॉल आया, विकी सदाना कास्टिंग डायरेक्टर था, ऐसा कि आजा एक कैरेक्टर है। ये मेरी सातु चक की एक फिल्म की थी, उसके बाद की फिल्म है। तो मैं गया और जब मुझे नरेट किया गया ये कैरेक्टर, तो मुझे उसी वक्त वो कैच हो गया कि यार इसके बहुत बाल भूरे करेंगे, छोटे करेंगे, दाढ़ी वाड़ी सब गोल्डन होगी। वो भी रियल कैरेक्टर पे थी, कैरेक्टर पे था वो फिल्म।
और वो मैंने किया और वो मुझे उसका जो रिस्पॉन्स मिला ओवरनाइट, जो लोगों ने देखी, यूपी वेस्ट के लोगों ने, मेरठ के लोगों ने, वो आज भी मुझे ये कहते हैं कि भाई आपका बंटी कैरेक्टर होगा बहुत हिट, लेकिन हमारे लिए हमारा पर्सनल फेवरेट संजय फॉर्नर ही है। ऑफिस में कैसा लग रहा है? एक्चुअली अभी वीकेंड आज छुट्टी है, हाँ मुझे लग रहा है, हाँ, क्योंकि क्रिसमस वाइब है। आई नो मैं कभी गया नहीं हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल एहसास है इसका, ऑफिस वाले सेटअप का। एक बार कोशिश की थी मैंने भी जॉब करने की, तो ब्रॉडबैंड सर्विसेज थी, तो ये जो अब आप देखते हैं चैनल जो है जो बंच में आप खरीदते हैं, तो इसकी शुरुआत जब हुई थी तो मैं ही दिल्ली में था, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था। मैं जा के लोगों को बोलता था कि अब आपको जो है हर चैनल के लिए पैसे देने पड़ेंगे। पहले तो एक केबल होती थी, उसके 100-200 रुपये लगते थे। तो मैं जा के हर हॉस्पिटल्स थे मेरे अंडर ईस्ट दिल्ली के, तो वहाँ जाके मैं डॉक्टर्स को बताता था या जो भी कंसर्न पर्सन होता था मैनेजिंग टीम से कि अब आपको हर चैनल के लिए पैसा देना पड़ेगा। तो वो जॉब वाला सेटअप मुझे याद है, मैंने की हुई है जॉब। तब कोई मानता नहीं था कि ये होगा एक दिन कि सब आपको हर चैनल का पैसा देना पड़ेगा, और अब देखिए आप दे रहे हैं। ये एक जॉब करी थी मैंने, मुझे बिल्कुल याद आ गया अपना दिन। प्रिंट्स है ना, मुझे बहुत पसंद है। मुझे आपकी ये वॉल पे एक प्रिंट है, यहाँ आ सकते हैं क्या हम? ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैं जस्ट सोच ही रहा था कि अपने घर पे मैं अभी पेंट करवाने की सोच रहा था, तो आई थॉट कि मुझे इसी तरह के प्रिंट्स बहुत पसंद है। आई थॉट कि ये कुछ किया जाए। काफ़ी आइडियाज़ मिल रहे हैं मुझे, अपने घर को रिनोवेट करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो अब ये साल जो है वो ख़त्म होने को आ गया है, तो आपका ये साल कैसा रहा? सो फार सो गुड। आई थिंक सबसे पहले तो मैं आपको बहुत लकी महसूस करता हूँ कि इतने बड़े पेंडेमिक से सही सलामत भगवान के आशीर्वाद से आप बच के निकल गए। कोई परेशानी, कोई क्षति नहीं पहुँची, और जिनको पहुँची है उनके लिए दुख है, अफसोस भी है। तो ओवरऑल कहूँ तो थोड़ा सा अफसोस है इन पिछले 2-3 सालों का, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं। मेरे परिवार के कुछ लोग, मेरे अपने अजीज़ कुछ लोग, उनकी डेथ हुई है, तो वो सब देखा, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं तो एक दुख है। बट साथ ही साथ ये कि कुछ अच्छे काम, कुछ अच्छी फिल्म्स, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट करने को मिले, लोगों को और करीब से जानने का मौका मिला, उनको समझने का मौका मिला। और यही वो टाइम होता है जब आप समझ रहे होते हो ना चीज़ों को, आप नेचर को समझते हो, आप लोगों को समझ रहे होते हो। तो वो सब बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करा है, और आई थिंक वो कहीं ना कहीं एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत ज़रूरी था वो समझ आना। तो वो सब किया है, तो अच्छा साल गुजरा है। 83 रिलीज़ हुई थी, खाकी रिलीज़ हो गई है, एक बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, उसकी तैयारी चल रही है। बाकी बहुत सारी फिल्में ना भी कही हैं, और मैं खुश हूँ कि उनको ना बोला, क्योंकि वो रोल्स उतने अच्छे नहीं थे। बट चाहता था काम करना, खूब पैसा कमाना चाहता था, वो नहीं हो पाया, थोड़ा सा वो इस साल रह गया। जो लोग शुरुआत करते हैं अपने करियर की थिएटर से, फिर फिल्म्स में आना, OTT में आना, उनके लिए आप क्या उनको एडवाइस देना चाहेंगे? आपने कहा कि आपने नहीं भी कहा है प्रोजेक्ट्स को, मतलब वो भी करना कितना ज़रूरी है अपने करियर में? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिए मैं एक आउटसाइडर हूँ, मेरा कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है। लोग मुझे यहाँ मेरे काम की वजह से जानेंगे, मुझे कोई और किसी भी वजह से एंटरटेन करेगा नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को ही खुद से डिसाइड करनी पड़ेगी अपनी डेस्टिनी, मुझे ही बनानी पड़ेगी। मुझे किस तरह, मैं अपने आप को किस तरह से देखता हूँ। तो अगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि यार आई सी माई सेल्फ ऑन द टॉप स्लॉट एज ए स्टार, एज ए सुपरस्टार और वटेवर, तो मुझे उस तरह के डिसीजन लेने पड़ेंगे, उस तरह के काम करने पड़ेंगे, जो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ तक पहुँचता हूँ मुझे पता नहीं, बट एटलीस्ट मैंने अपने लिए अभी ये डिसाइड किया, आई वांट टू डू लीड रोल्स, आई वांट टू डू मीनिंगफुल रोल्स, आई वांट टू डू गुड फिल्म्स, मीनिंगफुल फिल्म्स, कंटेंट वाइज भी। तो वो सब मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि खुद ही वो सारा आपको करना है, तो आपके डिसीजन आपको बनाते हैं, तो वो बिलीफ आना ज़रूरी है। वही न्यू कमर्स के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ, या अपने संगी साथी जो मेरे कंटेम्प्रेरीज हैं, बिलीफ बहुत ज़रूरी है। अपने आप में आप जितना आपको विश्वास होगा ना, आप उतना दूसरों को विश्वास दिला पाएंगे। जब तक मुझे ही विश्वास नहीं होगा कि मैं कर सकता हूँ, तो दूसरा मेरे पे कैसे विश्वास करेगा? तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। और माइंड क्लियर करके आएँ, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी।
आपको रिजेक्शन फील करना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, सर्वाइवल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में परेशान ना हो। थिएटर एक बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आपको फिल्म्स में काम नहीं मिलता है, थिएटर करें। अब जहाँ कहीं भी है वहाँ से करें, बॉम्बे में करें, अपने जिस सिटी या स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ करें, क्योंकि अब तो बहुत चीज़ें ओपन हो गई हैं। अब तो कास्टिंग डायरेक्टर्स जगह जगह जाके ऑडिशंस और इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो आप कहीं भी होंगे, आपके अंदर वो बात होगी तो आपको ज़रूर चूज़ कर लिया जाएगा, पिक कर लिया जाएगा। तो पेशेंस रखें, पैशनेट रहें। ओके, और हम चाहेंगे आप ऑडियंस को बताएं कि आप कुछ प्रोजेक्ट्स, आपके अपने प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, उसी के बारे में सबसे पहले बात करना चाहता हूँ। मोटर, माचिस और कटर, मोमाकू। बहुत ही कमाल की एक रात की कहानी है। मेरे बहुत ही क्लोज़ है मेरे हार्ट के, बहुत ही दिल से। मतलब बाकी प्रोजेक्ट में भी दिल से काम किया, बट इसमें दिल जान सब लगाई है, क्योंकि मैं एज ए लीड पहली बार आ रहा हूँ। और आई थिंक ये मेरे लिए एक बड़ा गेम चेंजर हो, ऐसा मैं दुआ करता हूँ। तो 2023 में वो रिलीज़ होगी। आई एम कीपिंग माई फिंगर क्रॉस्ड और एक्साइटेड हूँ। सो मोटर, माचिस और कटर है एक फिल्म, कुलदीप कुणाल डायरेक्टर है, तो उसके बारे में ही कह सकता हूँ। अभी बाकी स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा हूँ, नरेशन हो रही है, देखते हैं। जब तक कुछ इंटरेस्टिंग नहीं आएगा, आई डोंट थिंक सो आई विल बी डूइंग इट। एंड थैंक यू सो मच जतिन, हमारे ऑफिस आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच।